नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट देश के असली नायकों के नाम, जिनके लहू से स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगी, जिनके प्राणों की आहुति से सैकड़ों वर्षों की गुलामी वाली जंजीरों से हमें मुक्ति मिली थी। आज हम गर्व से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सोचिए, एक वक्त था जब आजादी शब्द ही अंग्रेजों की डिक्शनरी के हिसाब से एक जुर्म था, लेकिन वतन पर मर मिटने वाले दीवानों ने इसी आजादी के लिए हंसते हंसते न सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी दे दी, बल्कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया। आज आजादी से पहले और आजादी के बाद गुजरे 75 सालों की पूरी यात्रा के दर्शन लाल किले से हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83 मिनट के संबोधन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या की। आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। देश के नायकों के लिए, आपके लिए मोदी के भाषण में क्या है, हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल का एजेंडा देश के सामने सेट कर दिया। सरल शब्दों में समझें तो अगले 25 साल के टास्क से लेकर इंडिया के गोल की टाइमलाइन मोदी ने समझा दी। कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है ये दिवस। नरेंद्र मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ट्रेडिशनल सोच से एकदम अलग। तभी तो अमृतकाल में देश एक और बड़ी लकीर कैसे खींचेगा, इसका आइडिया मोदी से सुनिए। 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। कई लोग आत्मनिर्भर भारत के आइडिया में सवाल उठाते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया तोप की गर्जना आज उन आलोचकों को जरूर सुननी चाहिए। मोदी पहले हार्ड वर्क करते हैं, फिर होमवर्क के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। वही फैसला जिससे जुड़ा है मोदी का नया नारा। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। मोदी के बोल्ड फैसलों का विश्लेषण बताता है कि चुनौतियों को चुनौती देना प्रधानमंत्री की वर्किंग स्टाइल की पहली शर्त है। इस शर्त पर मोदी खुद को परखते हैं, उस परीक्षा से बार बार गुजरते हैं जहां 130 करोड़ की असंख्य उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का हमेशा दबाव बना रहता है। मोदी की सोच का स्टैंडर्ड यही है। 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको
लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो। आज लाल किले से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत का गौरवगान मोदी ने किया। यही समझाया कि टॉप स्पीड से आगे बढ़ रहे भारत को अब किसी विदेशी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज है। मोदी का इशारा साफ है कि अब हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरह बढ़ रहा है। अगर दुनिया में समस्याओं की भरमार है तो समाधान सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से न्यू इंडिया और न्यू इंडिया का पूरा खाका देश के सामने रखा और यह भी बताया कि न्यू इंडिया में और पुरानी सरकारों में क्या फर्क है। जी हां, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 75 वर्ष आजादी के और उसके बाद अपने संबोधन में यह साफ कहा कि विदेशों में जो लोग देश पर नजरें तरेरते हैं, कीचड़ उछालने की हिमाकत करते हैं, देश को आज गुलामी की उन जंजीरों से अपने आप को मुक्त करना होगा। धर्मनिरपेक्षता पर भारत को लेक्चर देने वाले स्वयंभू चैंपियंस को आज मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जवाब दिया। भारत को धर्म और पंथ के चश्मे से देखने वालों को मोदी की ये बात गौर से सुननी चाहिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मोदी का प्लान तैयार है नए नैरेटिव के साथ, जिसका मतलब है कि कोई खतरा नहीं, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ हैं। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए, इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है।
भारत कभी छोटा नहीं सोचता है, बड़े फलक पर प्रयोग करता है और नए नए आइडियाज के लिए विचारों की खिड़की हमेशा खुली रखना, ये मंत्र है मोदी के मिशन का। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रधानमंत्री की फिक्र है, जिसमें न्यू इंडिया की सोच है। लेकिन इस पॉजिटिव सोच पर निगेटिविटी फैलाने वालों से मोदी ने देश को आगाह किया। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। मोदी दूर की सोचते हैं। उनकी दूरदर्शिता ये है कि जब देश के तमाम राजनेता आज की बात कर रहे हों, उस वक्त मोदी खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखते। हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। देश के सामने भले ही चुनौतियों का अंबार हो, लेकिन देश के पास ऐसी शक्ति भी है जो असंभव को संभव कर सकती है। ये मंत्र मोदी ने बताया। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास का हर पैरामीटर। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने एक भावुक अपील भी की। ये अपील देश की नारी शक्ति के लिए है। शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? परसेप्शन बदल देने वाली यही सोच मोदी के भरोसे को बढ़ाती है। अगर लोकप्रियता के ग्राफ में मोदी की रेटिंग हाई है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है जनता से उनका सीधा कनेक्ट। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में देश का मिजाज मोदी की लोकप्रियता पर मुहर लगाता है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 2024 चुनाव के लिए 53.4% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम मान रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले राहुल गांधी को सिर्फ 9.3%, वहीं अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 6.5%। अगर देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री की बात करें, तो देश का मिजाज बताता है कि मोदी को 44.5% लोग पसंद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 17.2%, इंदिरा गांधी को 13%, मनमोहन सिंह को 8.3% और जवाहरलाल नेहरू को 5.4%। यानी इस मोर्चे पर भी दूर दूर तक कोई मोदी के सामने नहीं टिकता। कहते हैं सियासत के बाजार में मोदी बेस्ट ब्रांड है, ऐसा ब्रांड जो अकेले पूरे विपक्ष को घेर देता है, जो देश के दिलो दिमाग में उतरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आज तक ब्यूरो।
अब तक आपने प्रधानमंत्री मोदी के अगले 25 साल का प्लान देखा है, स्वर्णिम काल का जिक्र सुना है, लेकिन आज 2024 के लिए प्रधानमंत्री की जो रणनीति है उसका खाका भी सामने आ गया। जी हां, आज प्रधानमंत्री ने 2 मुद्दों को प्रबल तरीके से लाल किले के मंच से उठाया। आज एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार के दीमक पर प्रहार किया, तो दूसरी तरफ भाई भतीजावाद कैसे लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहा है, इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया और 2024 की अपनी रणनीति भी देश के सामने रख दी। भारत सन 1947 में आजाद हुआ और आज 2022 में आजाद देश के रूप में भारत की 75 साल की यात्रा पूरी हो गई। और अब अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल का प्रण लिया है। नवी बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया तो सबसे बड़ा प्रहार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर किया। तो सुनिए लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्रण। इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। एक नए संकल्प। यकीनन मोदी ने आजादी का अमृतकाल शुरू होते ही 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। पिछले दिनों जिस तरह से देश में इनकम टैक्स रेड, ईडी की कार्रवाई हुई, धन कुबेरों का काला खजाना पकड़ा गया और देश को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया, आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी गर्व से देश को बता रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। आपने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम सुना होगा, लेकिन अब देश में एंटी करप्शन सरकार काम कर रही है और खुलकर बिना लाग लपेट के पीएम मोदी ऐलानिया कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दीमक को मारने की दवा उनके पास है। बस उस दवा को देश के कोने कोने में छिड़कने के लिए जनता का साथ चाहिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं,
और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर रहम खाने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। वंचित भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी ने अपनी नीति और नियत का खुलासा किया तो भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। 2024 के लिए पीएम मोदी का प्लान क्या है, विरोधियों के लिए एजेंडा क्या है, वो कौन सी रणनीति और राजनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से ये भी साफ हो गया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि राजनीति में भाई भतीजावाद और परिवारवाद घुसा हुआ है, उसका शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। 2022 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी 2047 की बात करते हैं। आने वाले 25 साल में पंच प्रण का नाम देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के पंच प्रण क्या हैं। पीएम मोदी के 5 संकल्प क्या हैं। पीएम मोदी का पहला प्रण विकसित भारत, दूसरा प्रण गुलामी की सोच से संपूर्ण मुक्ति, तीसरा प्रण विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता और एकजुटता, पांचवा प्रण नागरिकों के कर्तव्य। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में वो 130 करोड़ भारतवासियों को टीम इंडिया बनाना चाहते हैं।
मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक ब्यूरो। आज तक परिवार से आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।